Education is not only about marks, it's about making a child strong enough to face life. और आज के इस पॉडकास्ट में ये लाइन सिर्फ बोली नहीं गई, प्रूव भी की गई है। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं RSXL इंग्लिश एकेडमी के प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। एक ऐसे एकेडमिक लीडर जो सिर्फ पढ़ाते नहीं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स तीनों की सोच बदलते हैं। और सबसे खास बात, जब मैंने सर से हार्ड, कंट्रोवर्शियल और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस किए तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन क्वेश्चंस को मैच्योरिटी, क्लैरिटी और ऑनेस्टी के साथ उनका जवाब दिया। यही उनकी ग्रेटनेस है। आज के इस पॉडकास्ट में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स सबको एक पावरफुल रियलाइजेशन मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का पॉडकास्ट आपकी सोच बदलने वाला है। तो लेट्स बिगिन द मोस्ट मीनिंगफुल एजुकेशनल पॉडकास्ट ऑफ इंडिया। जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, प्रोत्साहन है क्या? बेसिकली प्रोत्साहन एक स्कॉलरशिप है जो ऑफर की जाती है RSXL इंग्लिश एकेडमी की तरफ से। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से बच्चों को मौका मिलता है अपने टैलेंट के अनुसार अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज लेने का। तो स्कॉलरशिप तो हर स्कूल दे रही है, तो प्रोत्साहन में ऐसे क्या खास बात है? प्रोत्साहन अपने आप में अलग है, उसके मायने हैं, जैसा कि उसके नाम से ही पता चले, वो प्रोत्साहित करता है टैलेंट को। और इसमें खासियत ये है कि ये जो संस्थान में यानी RSXL इंग्लिश एकेडमी में बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो नए छात्र आते हैं उनके लिए भी है। नए छात्रों को क्या करना पड़ेगा आने के लिए? देखिए, जो नए छात्र हैं अगर वो प्रोत्साहन छात्रवृत्ति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें एक ऑनलाइन QR कोड है, बड़ा सरल सा, स्कैन करना है और एक बहुत छोटी सी राशि है 100 रुपए की, उसको दे करके उन्हें रजिस्टर होना है और परीक्षा में सम्मिलित होना। बाकी लोग तो 100 रुपए भी नहीं ले रहे हैं, तो आप अपना एक बैरियर खड़ा कर रहे हैं। नहीं, ये बैरियर नहीं है, ये एक तरीका है कि इसमें जो कैंडिडेट्स हैं जिन तक ये बात पहुंचनी चाहिए और जो इसके लिए सीरियस हो वो हम तक पहुंच पाए। पीछे के जो हमारे संस्करण रहे प्रोत्साहन में, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो भी इसका हिस्सा बने और बाद में उन लोगों ने लोगों की सीट्स ब्लॉक कर दी जो एक जरूरतमंद कैटेगरी में थे। तो ये प्रयास है 100 रुपए की राशि रख करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वहां सभी सुविधाएं मुफ्त रहती हैं, लेकिन अगर उसका पर्चा बनवाना है तो 5 रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा, तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि यह राशि जो 100 रुपए की ली जा रही है, अमाउंट जो लिया जा रहा है, ये बाद में जो छात्र ज्वाइन करते हैं हमें उनके जो चार्जेस होते हैं कुछ भी उसमें से इसे डिडक्ट कर दिया। ये जो आपने मेंशन कर रखा है प्रोत्साहन फॉर क्लासेस 5, 6, 7, 8 एंड 12, ये स्पेसिफिक क्लासेस ही क्यों आपने रखा है? एकदम छोटा बच्चा क्यों नहीं आ सकता आपके स्कूल में एडमिशन लेने? ये बैरियर क्यों है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, क्षमताएं विकसित होने में जब हम शैक्षिक मूल्यांकन में होते हैं तो जो बच्चे की उम्र 8 साल की जब हो जाती है, 8 से 9 साल की उम्र में जब वो आते हैं तो उनमें वो क्षमताएं आ जाती हैं जो कि शिक्षा के उसमें ले जा करके उन्हें करियर से जुड़ना शुरू करती हैं। इससे पहले उनकी जो है फाउंडेशनल स्टेज होती है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी घोषित है कि जो बच्चे क्लास 2 तक होते हैं, बाल वाटिका से 2 तक, तो उनका जो है सिर्फ फाउंडेशनल लेवल होता है। इस लेवल पे, इस स्थिति में वहां पर करियर डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं होता। तो हमने खास करके उस स्थिति को चुना जहां से हम करियर डेवलपमेंट की शुरुआत कर सके। यही वजह है कि छात्रवृत्ति जब प्रोत्साहन की उत्सर्जित की गई, जब इसकी संरचना की गई, तो ये जितना भी तंत्र था उसने ये ध्यान में रखा कि इसकी शुरुआत उस जगह से करें जहां से एक छात्र का करियर एकदम शुरुआत पर होता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी की कॉपी कर रहे हो, देखा देखी पे आप लोगों ने प्रोत्साहन लॉन्च किया है? नहीं, किसी की देखा देखी है ये किसी की देखा देखी नहीं है। हाँ, ये इंस्पायर्ड जरूर है क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक बिरला पब्लिक स्कूल संस्थान से जुड़ा रहा और वहां पर राजस्थान में ये एक प्रक्रिया बहुत पुरानी है जो चला करती थी। तो मैंने उससे प्रेरित होकर के ये जो है
अनुभव एक जो है हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, और हमने इसका प्रथम संस्करण जो है वर्ष 2021 में शुरू किया था। ये कैश रिवॉर्ड का क्या मतलब है प्रोत्साहन में? ये कैश रिवार्ड का जो है इसमें जो टर्म यूज किया गया है, ये उस राशि से मतलब है कि जितनी राशि उसके शैक्षणिक कार्यक्रम में खर्च होनी है, यदि उसके पास ये छात्रवृत्ति ना होती तो शायद है कि अच्छी संस्था में पढ़ते समय उसे इतनी राशि खर्च करनी पड़ती। जो पूरे साल भर की जो फीस लग रही है, हाँ कह सकते हैं, जो शुल्क लग रहे हैं, फीस लग रही है, और इस छात्रवृत्ति के मिलने के बाद उसे ये शुल्क खर्च नहीं करने पड़ेंगे। समझ गया, जो साल भर की पूरी फीस है जी, ये उसी को आप कह रहे हो? जी, समझ गया। तो ये रिवॉर्ड्स जो आपने लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट वॉच दे रहे हो, इसका क्या मतलब, देने का क्या आपका आशय था? देखिए, मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि हमारा जो ध्येय है वो प्रोत्साहित करना है। अच्छा। हम हर उस ढंग से प्रोत्साहित करना चाहेंगे जो पढ़ने वाले छात्र को उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। अच्छा। अब आज अगर हम बात करें तो हाइब्रिड मॉडल की क्लासरूम्स हैं। हाइब्रिड मॉडल्स की क्लासरूम में छात्रों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो समर्थ हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनमें संसाधनों की जिन्हें कमी होती है। वो लैपटॉप नहीं खरीद सकते, वो टैबलेट नहीं खरीद सकते। अगर उनके पास स्मार्टफोन है, लेकिन अगर उन्हें किसी तरह से स्मार्ट वॉच की कनेक्टिविटी तो शायद है कि ना हो पाए। तो ये एक तरीका है कि हम उनकी वो जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनको हम और प्रोत्साहित कर सके। बाकी स्कॉलरशिप जो लोग स्कूल निकाले हैं तो वो लोग तो स्कूटी वगैरह पे दे रहे हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं ऐड किया स्कूटी को? देखिए, ये एक सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा। हाँ। अब आप एक बात समझिए, अगर आप क्या नाम अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो फिर उस लेवल पे क्यों नहीं कर रहे हो? अगर हम अट्रैक्टिव होने की बात करें तो आप इसको जरा दूसरे संदर्भ में देखिए। यदि स्कूटी देना या कोई वाहन देना या कोई अन्य चीज देना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हम ना दे सके, लेकिन इसका एक संदर्भ बहुत गहरा है, उसे समझने की कोशिश करें। क्या? मान लीजिए हमने छात्रवृत्ति में कोई ऐसी वस्तु दी छात्र को जिसका उसकी शिक्षा से सीधा संपर्क नहीं है। जैसे हम कोई वाहन ही ले लें, स्कूटी या कोई और। बोलता है जो छात्र स्कूल में पढ़ रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम है, ये तो आप माने। हाँ, डेफिनेट सी बात है, वो स्कूल में है तो 18 साल से कम है। ठीक है। तो यानी कि वह छात्र वैधानिक तौर पर वाहन चलाने योग्य नहीं है। तो अगर मैं एक स्कूल होने के नाते, जिम्मेदार संस्था होने के नाते उसे एक ऐसी चीज दे रहा हूं जिसका इस्तेमाल करने के लिए वैधानिक तौर पे वो उचित नहीं है, और उसका इस्तेमाल वो करता है, मान लीजिए वो वाहन स्कूटी है, और यदि ईश्वर ना करे किसी तरह की दुर्घटना हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो अभिभावक है, जो वो छात्र है जो दुर्घटनाग्रस्त होगा, उसके मस्तिष्क में एक बार आएगा कि अगर मुझे ये ना मिला होता या अगर मैंने अपने बच्चे को ये ना दिया होता तो शायद है कि आज इस जगह ना होता। तो आशय सिर्फ इतना है कि वो वस्तुएं जोड़ी जाएं जिसका संबंध सीधे उनकी शिक्षा से हो, ना कि विलासिता से। ये विलासिता के साधन बन सकते हैं छात्रों के लिए, क्योंकि वाहन देना अभी वैधानिक औचित्य नहीं है। और ये जो आपने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के जो अवार्ड्स क्राइटेरिया रखा है, इसको थोड़ा समझाना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमारी प्रक्रिया है, मैं प्रोत्साहन की प्रक्रिया को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रोत्साहन की प्रक्रिया में जब स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको एक प्रॉपर सिलेबस, गाइडलाइन इश्यू की जाती है। उस गाइडलाइन के तहत एक एग्जाम कंडक्ट होता है डिक्लेयर डेट पे। जैसे हमारा पहला जो इस एग्जाम की कोई तैयारी वो करने के लिए क्या कर सकता है? अब सिलेबस देने के बाद वो उस एग्जाम की तैयारी के लिए जो उसे मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो भी हमारे स्टाफ की तरफ से मिलता है। अच्छा जी। और यदि बाहर का स्टूडेंट है तो, और यदि कोई बाहर का स्टूडेंट है तो वो ऑफलाइन मोड में आकर के गाइडेंस ले ले। अच्छा। ऑनलाइन मोड पे वो चाहे तो स्कूल के बाद सायकालीन टाइम पे, इवनिंग टाइम पे क्लासेस भी ले सकता है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने। चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उसे अलग इस ढंग से करती हैं कि हमारा आशय ये है कि हम
छुपे हुए प्रतिभाओं को खोजे, टैलेंट को खोजे। बहुत बड़ी बात। अगर सही टैलेंट सामने आए तो शैक्षिक जो विकास है समग्र रूप से वो और आगे तक जा सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्राइटेरिया है इसके ऊपर आप बताइए। जी, तो जब छात्र परीक्षा दे देते हैं उसके बाद इसमें एक मानक रखा गया कि जितने छात्र 50% अंक 50% मार्क्स से ऊपर आएंगे उन सबको क्वालिफाइड माना जाएगा, और यदि 50% से नीचे है तो वो अनक्वालिफाइड होंगे। और ये जो क्वालिफाइड छात्र आए इनकी एक मेरिट प्रिपेयर होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके। उसमें जो सबसे ऊपर मेरिट में आएंगे वो क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान। ठीक है। इस तरह से इसके मेरिट प्रिपेयर। क्या लाभ है प्रथम द्वितीय तृतीय? तो प्रथम स्थान है, जैसा कि आपने ब्रोशर में भी देखा होगा। ठीक है। जो प्रथम स्थान है उनके लिए 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है। जो द्वितीय स्थान है, जो प्रथम स्थान पर हमारे पास कुल जो है 3 प्रथम स्थान प्रत्येक कक्षा में दे रहे हैं, जिनमें 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके अलावा इसमें ट्रिक है। मैं थोड़ा और गहन तरीके से समझना चाहूँगा। जैसे क्रमशः चला आ रहा है, क्लास 5 से चालू हो जाएगा, क्लास 6 से लेकर 11 तक के बच्चों को आपने ये दिया है, तो एक क्लास में कितने लोगों को आप मतलब दे रहे हो 100% स्कॉलरशिप? 100% स्कॉलरशिप हर क्लास में प्रथम 3 बच्चों जी, प्रथम 3 बच्चों की हर क्लास में 100% स्कॉलरशिप। इसके बाद जो चौथी पोजीशन से लेकर के 9वीं पोजीशन तक है वो सेकंड पोजीशन की स्कॉलरशिप है, और 9वीं पोजीशन के बाद इसके आगे जो 9वीं पोजीशन से लेकर के 11वीं पोजीशन तक 10वीं पोजीशन तक है वो जो है हमारी 21वीं पोजीशन का है। तो इस तरीके से अगर हम मुताबिक समझें तो हर कक्षा से 30 छात्रों को हम स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कुल मिलाकर के अगर हम कक्षाओं में देखें तो 30 छात्रों के हिसाब से जो हमारी 9 कक्षाएं हम लेकर चल रहे हैं, जो इसमें वो तकरीबन 150 छात्रों के आसपास तो सर उन बच्चों को क्या होगा जो प्रोत्साहन का स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे, उनका क्या होगा? देखिए, जो स्टूडेंट्स जो छात्र स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं पास कर पाते उनके लिए जो मनुष्य की प्रकृति है असफलता से सीखना, उसमें सुधार करना और आगे बढ़ना, तो इस प्रकृति को ध्यान में रखकर हम उन स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि इस साल है कोई बात नहीं, आगे फिर से मौका मिलेगा, फिर से आप प्रयास करिए, और तब तक प्रयास करिए जब तक आप अपने नियत गंतव्य तक ना पहुंच जाएं। तो और एक रास्ता प्रशस्त करता है। क्या पता अगले साल से प्रोत्साहन आए ना, ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो ना, आगे इन फ्यूचर हो ही ना, क्या सब इस साल ही करा के आप लोग बंद करवा दें? ये जो है हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। ये कोई मॉल में चलने वाला ऑफर नहीं है कि इसके बाद बंद कर दिया जाए। ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं है कि एक बार क्रिएट किया और बंद कर दिया जाए। ये एक शैक्षणिक माहौल में होने वाले नीति का हिस्सा है, ये पॉलिसी का हिस्सा है। और जब किसी संस्थान की कोई नीति बनाई जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है, तो मैं समझता हूँ कि वो यह सोचकर बनाई जाती है कि वह कितने लंबे समय तक चल पाएगी और कैसे चलेगी। तो थोड़ा सा इसका संशय कम है, ये निरंतर आने वाले समय पर हर साल होती रहेगी, इसके लिए मैं सबको भरोसा देता हूं। ठीक है, हमारा पॉडकास्ट किसी ने देखा, उसको पता चला प्रोत्साहन के बारे में कि प्रोत्साहन एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ना। इसको अगर परीक्षा हमारा बच्चा अगर पास करता है तो उसको साल भर की फीस उसकी माफ़ हो जाएगी। तो ठीक है, तो फिर भी अगर उसको कोई एक भी क्षण का कोई डाउट रह गया हो तो वो कहाँ पे जाए अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए? हाँ। क्या RSSL स्कूल आ सकता है अपनी बात को पता करने के लिए, पूछने के लिए? बिल्कुल, किसी भी डाउट क्लियरेंस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। RSSL इंग्लिश एकेडमी के दरवाजे जब तक स्कूल में स्टाफ रहता है तब तक ऐसे छात्रों के लिए खुले हुए हैं। अपने व्यक्तिगत तौर पर आकर के उनके जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज हैं, वो आकर रिसॉल्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क है जिसमें
2 डेडिकेटेड टीचर्स एक्सपर्ट्स बैठते हैं और इससे रिलेटेड जितनी क्वेरीज है उनका समाधान करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही नहीं, अगर स्टूडेंट्स चाहें तो किसी भी समय जो उसमें फ़ोन नंबर्स मेंशन्ड हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी क्वेरीज का समाधान किसी भी वक्त कर सकते हैं, और यदि उस पर रिस्पांस नहीं मिलता तो सिर्फ वो एक मैसेज ड्रॉप कर दें और वो जो हेल्प डेस्क है वो अपने आप ऐसे छात्रों से संपर्क करती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक प्रोसेस बता दीजिए कि एक पेरेंट है जो हमारी अभी वीडियो देख रहा है, अपने बच्चे का दाखिला अगर कराना चाहता है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, बड़ा सरल सा प्रोसीजर है। अगर किसी भी छात्र को या अभिभावक को, पेरेंट्स को प्रोत्साहन में हिस्सा दिलवाना है तो एक सिंपल सा प्रोसेस ये फॉलो करना है कि जो QR कोड है उसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें। यदि वो यह भी नहीं कर पाते हैं तो सीधे RSXL इंग्लिश एकेडमी बक्का तालाब ब्रांच या RSXL इंग्लिश एकेडमी सिविल लाइंस ब्रांच में पहुंच जाएं और वहां पर जाकर कर जो प्रोत्साहन डेस्क है उससे वो कहें कि हमें जो है प्रोत्साहन में रजिस्टर होना है, तो ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत वहाँ रजिस्टर हो जाते हैं। और रजिस्टर करने के बाद उन्हें एक 100 रुपये का शुल्क अदा करना होता है। शुल्क अदायगी के बाद उन्हें उसका सिलेबस, गाइडलाइन, सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जाम के वो सब वहाँ दे दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मैं देख पा रहा हूँ कि कैम्ब्रिज से आप एफिलिएटेड है, तो इसका क्या मतलब है? RSXL स्कूल, RSXL इंग्लिश एकेडमी एक स्कूल ही नहीं है, एक शिक्षा की सोच है। ये सोच उस नायाब मंजिल की ओर चलने की है कि हम उन चीज़ों से आगे निकलें जो पढ़ने में रास्ता रोकती है। अब देखिए, जो उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश के छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है वो है क्वालिटेटिव एजुकेशन, और क्वालिटेटिव एजुकेशन में इंग्लिश इम्पोर्टेंस। इंग्लिश को कैसे टैकल करना, एक हिंदी बेल्ट होने के नाते, हिंदी भाषी राज्य होने के नाते हम एक ऐसे जनपद से जुड़े हुए हैं जहां पर शैक्षिक स्तर अभी विकसित हो रहा है। ऐसे दौर में एक ऐसा करिकुलम की जरूरत है जो अंग्रेजी को, इंग्लिश को हमारे रूट से कनेक्ट करके चल सके। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एक ऐसा करिकुलम हमारे साथ हम यूज कर रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का, जो कि सभी छात्रों को, जो कि अभी इस विकसित विकासशील जो है शिक्षा के एटमॉस्फेयर में है, वहां से कैसे जोड़कर आगे बढ़ सके, ऐसा ये करिकुलम है। और इसलिए जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का करिकुलम है वह आज की तारीख में जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं RSXL इंग्लिश एकेडमी में, उनके इंग्लिश डेवलपमेंट को रूट से लेकर चल रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, वो ये है कि एक भ्रांति फैली हुई है, एक असमंजस की स्थिति है कि अंग्रेजी बोलना एक बहुत बड़ी चीज है, ऐसा माना जाता है, ऐसा दिखाई देता है, जो कि वास्तव में खास करके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी, पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि उनके लिए शिक्षा, बच्चे की शिक्षा जो मैंने पाया है, और शिक्षा को डायरेक्टली वो लोग लिंक कर देते हैं इंग्लिश से। बच्चों की शिक्षा उन्हें सिर्फ अंग्रेजी बोलने तक लगती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में अंग्रेजी बोलना और शैक्षणिक स्तर पर, एजुकेशनल लेवल पर इस्तेमाल करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। दोनों अलग चीजें। और इसको समझे बगैर जो अंधी दौड़ है वो चली जा रही है सिर्फ इस तरफ कि अंग्रेजी बोलने में अगर पारंगत हो गए तो अंग्रेजी आ गई। तो हम इस चीज से निकल के बाहर चलना चाहते हैं। यही वजह है कि हमने कैम्ब्रिज का जो करिकुलम है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का, ताकि सिर्फ बोलना ही नहीं, इंग्लिश बोलने के साथ साथ उसके जो शैक्षणिक स्तर में इंग्लिश का यूज है वो बढ़े। बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने क्या नाम है अभी बताया कि आपका स्कूल एक मॉल नहीं है जो कि किसी स्कीम को ला रहा है जो कि कल जाके ख़त्म हो जाएगा, बट आपने खुद ही अपने ब्रोशर में लिख रखा है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ऐसा क्यों? ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, इसका एक मैं अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा कि वर्ष 2022-23 में कोविड के बाद मेरे पास कुछ अभिभावक आए कि जी आपने प्रोत्साहन अनाउंस किया है
और हम इस प्रोत्साहन का हिस्सा बने हैं, लेकिन हम जो है छात्रवृत्ति लेना चाहेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो आपका करिकुलम जो है वो पढ़ नहीं पा रहे। अच्छा, तो बड़ी असमंजस की स्थिति हमारे लिए भी आई। अच्छा, वो छात्र जो हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनका जो स्तर था, जिस शैक्षणिक स्तर से उन्हें पहुंचना चाहिए था, उसमें अभी और गुंजाइश थी उनके सुधरने की। तो इस वजह से हमने वहां से सीखकर इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड का क्लॉज लगाया कि जो छात्र हमसे जुड़ेंगे उन्हें हमारा करिकुलम हमारे विद्यालय में ही पढ़ना पड़ेगा, तभी उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। अच्छा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में तो और कुछ भी आता, क्या पता आप ऐसी कुछ चीजें जो छुपा रहे हो? नहीं, जब छात्र, ये तो बहुत सेफ नोट होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया और बच गए, और पता नहीं अब इस तरह की बाद में हमने फॉर्म भर दिया, पता नहीं क्या क्या चीजें आप टर्म्स एंड कंडीशन में बैक ऑफ द स्टेज पता नहीं क्या क्या निकला है, कौन सी चीज। ये हमेशा ये संशय होता है, इसीलिए जब छात्र रजिस्ट्रेशन करता है तो हम उसे लिखित रूप से पूर्ण स्पष्ट गाइडलाइन जिसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है वो पूरी तरह से देते हैं फॉर्म पे। वो फॉर्म के साथ दी जाती है, वो उन्हें पहले पढ़ता है। हाँ। और पढ़ने के बाद अपनी शुल्क अदायगी करता है, इसलिए तब तक वो नहीं उसमें। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके टर्म्स एंड कंडीशन पूरा जान लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए। बहुत बढ़िया। फिर दूसरी चीज मैं ये देख पा रहा हूँ कि 2 डे एयर ट्रिप टू इसरो है, इसका क्या है? ये भी प्रोत्साहन का एक अंग है। हमारी सोच थी कि शिक्षा को ऐसे स्तर पर ले जाए कि जहां पर छात्र पहुंच रहे अपने करियर से, उन जगहों को जानने का मौका मिले। अच्छा, तो जब इसकी बात उठी तो ये हुआ कि छात्रों को ऐसी स्टूडेंट्स को कौन सी ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर जाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है या बहुत डिफिकल्ट लगता है। भाई अगर कोई एंटरटेनमेंट की प्लेस है या टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें तो पेरेंट्स भी लेके जा सकते हैं, समझ गया। लेकिन कुछ जगह है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर वो सिर्फ शैक्षिक संस्थाओं से जुड़कर ही जा पाते हैं। अच्छा, तो इसी श्रृंखला में ये विचार आया कि क्यों ना छात्रों को उस जगह से ले जा रूबरू कराया जाए जहां पर सबसे उच्च कोटि के करियर आते हैं, यानी साइंटिस्ट आते हैं। और तब हम लोगों ने इसरो से संपर्क किया और उनकी मदद से ये जो 2 दिवसीय ट्रिप है, 2 डेज ट्रिप है इसरो का, वो जो है प्लान किया कि जितने टैलेंटेड बच्चे जो टॉपर्स होंगे उन टॉपर्स को हम ये 2 डेज एयर ट्रिप विद एयर टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो सिर्फ घूम के आ जाएंगे या फिर वहाँ पर भी कुछ जाने का कुछ लर्निंग है, पर्सपेक्टिव है वहाँ पे? वहाँ 2 डेज ट्रिप में उनके पास एक लर्निंग एटमॉस्फेयर है जहाँ पर एक छोटी सी उनको जो रिमोट सेंसिंग और अन्य चीजों के सैटेलाइट बिल्डिंग इनकी वर्कशॉप्स हैं जिनको वो अटेंड करेंगे, देखेंगे और साथ में आएंगे। तो एक सीखने का अलग ही अनुभव उन्हें मिलने वाला है। ओके। और उसके साथ ही साथ आपने प्रेसिडेंट हाउस का भी मेंशन किया अपने प्रोत्साहन में। ये तो प्रेसिडेंट हाउस, क्योंकि मैं फिर से वही कहूंगा कि एक ऐसी जगह है जहां पर जाके अपने आप को वो राष्ट्र के शीर्ष पर महसूस करते हैं। अच्छा, एक प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन ऐसी जगह है जो कह सकते हैं कि देश के प्रथम नागरिक के रहने का स्थान है। हाँ, ट्रू। तो जब आप उस जगह पर होते हैं तो उस भावना को महसूस करते हैं कि यहाँ पर प्रथम नागरिक का सम्मान क्या होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे ये छात्र जो टैलेंट से परिपूर्ण हैं, जो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो करियर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाए, साथ ही उस फीलिंग को लें कि प्रथम नागरिक एक्सपोजर है, बिल्कुल सही है, जो प्रथम नागरिक है राष्ट्र का, वो जिस जगह रह रहा है उसे क्या अनुभूति होगी, किन चीजों से वो रूबरू होता होगा। तो ये प्रयास है कि उन लोगों को ये दिखाया जाए। ठीक है, क्या कोई ऐसी चीजें जो छूट रही हो प्रोत्साहन के बारे में? जी, प्रोत्साहन के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसे मैं जोड़ के कुछ इस तरह दिखाना चाहूंगा कि इसकी परीक्षा में बैठना ये सिर्फ छात्रवृत्ति तक सीमित नहीं है, ये अपने आप को मूल्यांकित करने की प्रक्रिया है, इवैल्यूएट करने की प्रक्रिया है। इस इवैल्यूएशन से अगर स्टूडेंट गुजर रहा है तो वो ये समझ सकता है कि जो कुछ उसने पढ़ा है, सीखा है, वो एक्चुअल ग्राउंड पे, धरातल पर कितना कारगर हो रहा है।
इस परीक्षा के लिए कोई भी निर्धारित बुक नहीं है, सिर्फ पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, कोई प्रिस्क्राइब्ड बुक नहीं है, वो जहां से चाहे वहां से पढ़ सकता है। इस परीक्षा की खासियत यह है कि इसका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें उसे रट करके या याद करके लिखना हो। तो सारा कुछ उसके अनुभवी शिक्षण, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित होगा, बेस्ड होगा। बहुत बढ़िया सर, प्रोत्साहन की बातें तो हो गई। अब मुझे आपके बारे में जानना है कि आपका एजुकेशन फील्ड में शुरुआत कैसे हुआ? एजुकेशन फील्ड में आप कैसे आए? शुरुआत की बात कहूँ तो एजुकेशनल फील्ड मेरे लिए जब से स्कूल एजुकेशन में जुड़ा एज ए स्टूडेंट, तब से लेकर के स्कूल स्टूडेंट से लेकर के ग्रेड स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट, और मुझे लगा ये ऐसा फील्ड है जिसमें हम सोसाइटी के लिए सबसे अच्छा कुछ कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए मैं इस फील्ड के अलावा किसी फील्ड में जाना ही नहीं चाहता था। अच्छा। मास्टर्स किया, IIT कानपुर से जुड़ा रहा, और उसके बाद जितने भी अनुभव हो सकते थे अलग अलग जगह पर वो मैंने लिए। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। कैसा एक्सपीरियंस था? पढ़ाने का एक्सपीरियंस? हाँ, पढ़ाने का एक्सपीरियंस, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे एक्सपीरियंस। और मुझे लगा कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसपे हम समाज के लिए कुछ ऐसा करके निकलते हैं कि लोग हमें याद करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है आज भी जब मैं कभी एक वाक्य आपसे साझा करना चाहूँगा। मैं 2023 में दिल्ली गया था, तो NCERT ऑफिस, तो मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। अचानक एक छोटे से बच्चे ने आकर मेरे चरण स्पर्श किए। मैं बड़ा ताज्जुब माना, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है जिसे मैं नहीं जानता। और तब हंसते हुए एक कपल मेरे सामने आया और मैंने बड़ी अपने दिमाग पर जोर डालकर याद किया, तो मुझे याद आया कि वो मेरे स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने 2012 में पास आउट कराया था। अब आप ये समझिए कि आज 2025 चल रहा है। सोचिए कि अगर हम 100 साल बाद की बात करें, 2125 की बात, तो उस समय ना मैं रहूँगा, ना आप रहेंगे, ना ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन शायद है कि ये जो कार्य हैं ये हमेशा बने रहेंगे। तो ये ऐसी सोच थी जो मुझे इस क्षेत्र में लेकर के आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है ये। तो आप फतेहपुर के शिक्षा को कैसे देखते हैं? आप जब फतेहपुर, आप बेसिकली हैं कहाँ के? मेरा पैतृक शहर फतेहपुर ही है। अरे वाह। हाँ, दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रह नहीं पाया। सन 2019 में जब मैंने RS एक्सेल इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन किया, तभी मैं फतेहपुर वापस आ पाया। अरे जी, तो फतेहपुर की शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो ये एक शिक्षा में विकासशील जनपद है। पोटेंशियल बहुत है यहाँ पर, लेकिन एक दुर्भाग्य रहा कि सोच का दुर्भाग्य रहा। संसाधन का दुर्भाग्य मैं नहीं मानता, संसाधन की संकीर्णता नहीं होती, सोच की संकीर्णता जरूर रही कि शैक्षिक परिवेश की सोच जो है वो विकसित नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ये डिफरेंस आपको दिखा बाहर के स्कूल्स में और फतेहपुर के स्कूल्स में? जी, बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, ये आपको डिफरेंस दिखा? हाँ, बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा अंतर ये आया कि पेरेंट्स अपनी मूलभूत जिम्मेदारियां भूल गया, फंडामेंटल जो उसकी ड्यूटीज थी वो भूल गया। क्या? देखिए, जब एक बच्चा स्कूल आता है तो उसका एडमिशन होता है। सच बात। अब चाहे मैं उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक प्री प्राइमरी स्टूडेंट को ले लूँ। एक प्री प्राइमरी स्टूडेंट का एडमिशन कराने जब पेरेंट मेरे पास आता है तो मुझसे कहता है कि सर हमने इसे घर पर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसे पहले से अल्फाबेट इंग्लिश के आते हैं, इसे काउंटिंग आती है, इसे वीकडेज आते हैं, इसे ये आता है, इसे वो आता है। और तब मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि क्या आपने अभिभावक के तौर पे, पेरेंट के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभाई है, या यूं कहूं कि जो काम एक पेरेंट को करना चाहिए था वो ना करके आप स्कूल का काम करने लगे। आप जो है स्कूल का काम करने लगे।
अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या आपके बच्चे को मैं भीड़ में अकेला छोड़ दूं, तो क्या आपको वो ढूंढ पाएगा? उनका जवाब होता है नहीं, बहुत डर जाएगा। अगर मैं उनसे पूछूं कि अगर आपके बच्चे को मैं अभी ले जा करके उसके खाने की चीज़ें पूछूं और उसे मैं पूछूं कि इन खाने की चीज़ें कौन सी अच्छी हैं कौन सी खराब, क्या वो बता पाएगा? उनका जवाब होता है नहीं। उनका कहना ये होता है कि भाई पढ़ाई में इसकी ज़रूरत क्या है। अच्छा, वही पेरेंट जब बच्चा स्कूल में पढ़ने लग जाता है तो खाने पीने की आदतें हो, बिहेवियर की आदतें हो, तो उसे स्कूल से जोड़ देगा। लेकिन स्कूल आने से पहले उसे क्या आदतें सिखानी है इस पे जोर ना दे करके वो उस ABCD काउंटिंग और उनके पीछे पड़ बेसिक्स। तो एक जो कंक्लूजन है इसमें वो ये है कि आज अपने शैक्षिक परिवेश में, जनपद के शैक्षिक परिवेश में, या बहुतायत और भी हो सकता है, हम अपना रोल भूल चुके हैं। हम दूसरे के रोल में इंटरफेयर कर रहे हैं और उससे में अपनी शान भी समझ रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है, पेरेंट्स होने के नाते, अभिभावक होने के नाते हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हम उनसे अलग होकर के हम कोशिश कर रहे हैं अभिभावक होने के साथ साथ शैक्षिक जिम्मेदारियां लेने की, और ऐसा करने में हम असफल हो जाते हैं पेरेंट के तौर पे अपनी ड्यूटीज को पूरा करने। पेरेंट के तौर पे क्या हमारी ड्यूटीज हैं? देखिए, पेरेंट के तौर पे ड्यूटीज अगर देखी जाए तो बच्चों को शैक्षणिक परिवेश से भेजने से पहले उसे सामाजिक परिवेश सिखाना होता है। मैं आपको बताऊं, कोई स्कूल किसी बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाता, कोई स्कूल किसी बच्चे को हिंसा नहीं सिखाता, कोई स्कूल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, किसी भी बच्चे को अपशब्द नहीं सिखाता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सोचिए बच्चे कहां से सीखते हैं, और दुर्भाग्य ये कि इसकी जिम्मेदारी शैक्षणिक परिवेश में स्कूल को दे दी जाती है। हाँ, कि आपका स्कूल क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है स्कूल। तो आप देखिए, बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहने के बाद 18 घंटे जब घर होता है, और स्कूल आने से पहले मैं आपको बताऊं कि वो झूठ बोलना सीख चुका होता है। उसे झूठ बोलते हुए वो देखता है और तब वो सीखता है। अनुकरण, जो बच्चों में अनुकरण, फॉलो अप करने की प्रोसेस, वो सबसे तेज होती है। वो देखता है कि पापा घर पर हैं पर फोन पर कह रहे हैं कि मैं भी घर पर नहीं हूं, यानी ऐसे बोला जा सकता है। वो देखता है कि किसी और कारण के कार्य को बहाना बना करके माताजी मम्मी टाल रही हैं, यानी ये किया जा सकता है। तो बहाने बनाना, झूठ बोलना, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये हमें सोचना चाहिए। बच्चे वो नहीं करते जो आप उसको बताते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप उनको दिखाते हो, करके दिखाते हो। वो आपका अनुकरण करते हैं। आपकी इस बात से तो मुझे गांधी जी की एक कहानी याद आ गई कि गांधी जी के बाद एक माँ बार बार आती थी और कहती थी कि मेरा बेटा चीनी शक्कर बहुत खाता है, इसकी शक्कर छुड़वानी है। तो वो कहते थे कि 1 हफ्ते बाद आओ तो मैं इसका सही आंसर दे पाऊंगा। जब वो 1 हफ्ते बाद आया तो कहा कि हाँ बेटा, ये चीज़ शक्कर बुरी चीज़ होती है, आपको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा, ये बात तो आप अभी भी कह सकते थे। कह नहीं, क्योंकि मैं खुद शक्कर खाता था। जब मैंने शक्कर खाना छोड़ा 1 हफ्ते तक, तब मैंने इस बच्चे को कहा कि नहीं बेटा, आपको नहीं करना है। तो पहले खुद में बदलाव लाओ, तो घर पे और समाज में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं शैक्षणिक परिवेश में बहुत आवश्यक होता है कि पेरेंट्स ये समझें कि बच्चे को अगर स्कूल भेजा जा रहा है तो जो आदतें, जो गुण उसने सीखे हैं, उनमें अच्छे गुणों का विकास होना है। अगर कोई दुर्गुण आ रहा है तो उसे पहले उसकी जड़ में रोकना है। तो मैं इसीलिए बार बार इस चीज पर आता हूं कि आज के परिवेश में अभिभावक को, पेरेंट्स को जरूरत है कि वो अपने रोल को समझे, इंट्रोस्पेक्ट करें, अंतर्वाद अपने मन में झांके कि क्या वो चीजें सही है जिन चीजों पे वो गौर कर रहा है, क्या वो चीजें सही है। भाषा के तौर पे, और यदि भाषा की बात की जाए तो भाषा स्कूल जरूर सिखाता है, लेकिन उस भाषा का विकास घर पर होता है, क्योंकि उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल करना उसे घर पर सिखाया जाता है। शिष्टाचार की कोई भाषा नहीं होती, वह हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। दुर्भाग्य यह है कि शिष्टाचार को अंग्रेजी से जोड़कर देख लिया गया कि यदि कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है तो वो शिष्ट है। But language does not make a person polite. True.
इट्स द बिहेवियर, बर्ताव है जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जिससे वो सामने। पेरेंट्स को कहाँ फोकस करना चाहिए टू मेक देयर चाइल्ड्स? मैं समझता हूँ यदि हर अभिभावक को अपने बच्चे को सफल करना है तो सबसे पहले उसे फोकस करना होगा उसके संस्कारों पर। नंबर अगर 80% है, 85% आ जाएंगे, 85 है 90 हो जाएगा, 5% कम 5% ज्यादा असर पड़ सकता है करियर पर। लेकिन शायद है कि अगर संस्कार हो और अगर आदतें अच्छी हो तो मुझे लगता है कि उन 5% नंबरों की भरपाई वो संस्कार कुछ बहुत अच्छे तरह से कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही आप। तो पेरेंट्स और टीचर्स का क्या ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए? क्योंकि हर समय तो देखिए क्या होता है ना, टीचर्स पेरेंट्स की कमी बताता है और पेरेंट्स टीचर्स की कमी बता देते हैं। तो उनका क्या ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं, हमें एक दूसरे की कमियां नहीं बतानी है, हम दोनों को मिल के अपने बच्चों की जिंदगी बदलनी है, उसको सही करना है। तो उनका रिलेशनशिप सही होना कितना इम्पोर्टेंट है? इसके रिलेशनशिप के सही होने में जो टीचर्स पेरेंट रिलेशनशिप है उसके सही होने में करने के लिए, उसका अच्छा हो उसके लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये संबंध, ये रिलेशन डिस्टर्ब कहाँ से होते हैं। हाँ, और जिसका डिस्टर्बेंस जो सबसे ज्यादा है वो शुरू होता है तब जब टीचर्स और पेरेंट्स दोनों अपनी कुछ नैतिक जिम्मेदारियों से हटना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर टीचर है, शिक्षक है, तो पहले उसे ये समझना होगा कि उसकी मूलभूत फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, मॉरल ड्यूटीज क्या है, बाइंडिंग ड्यूटीज क्या है। ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। हर टीचर की कुछ बाइंडिंग ड्यूटीज होती है। मसलन बाइंडिंग ड्यूटी है कि उसे 6 से 7 घंटा 8 घंटा स्कूल में रहना है, विद्यालय में रहना है। बच्चों को एक निर्धारित पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसको पढ़ाना है। बच्चों को परीक्षा में अपीयर कराना है, एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए। उस बच्चे को जो है एक डेवलपमेंट जो उसको साइकोलॉजिकल चाहिए मिलना चाहिए, इन्फो मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, ज्ञान मिलना चाहिए। ये उसकी बाइंडिंग ड्यूटीज है। लेकिन इन बाइंडिंग ड्यूटीज के साथ साथ उसकी कुछ मॉरल ड्यूटीज भी होती है। जैसे वो विद्यालय में तो 6 से 7 घंटा 8 घंटा होता है, लेकिन वह शिक्षक, अ टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। वो 24/7 टीचर है। ये उसकी मॉरल ड्यूटी है, उसका नैतिक कर्तव्य है कि वो टीचर के तौर पर, शिक्षक के तौर पर अपने प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखें। ये क्यों बात ऐसे कही आपने? क्या कुछ ऐसी चीजें देखी जो टीचर्स करते हैं? बिल्कुल। और स्कूल के बाद मैं समझता हूँ कि ये समाज का एक ऐसा पहलू है जो शायद है कि सबने साइलेंट होकर के एक्सेप्ट कर दिया है कि ठीक है, स्कूल के बाद एक टीचर की अपनी एक अलग लाइफ है। अच्छा, मैं नहीं मानता हूँ। अगर स्कूल के बाद टीचर की एक अपनी लाइफ है अलग, तो वो लाइफ फिर एक टीचर की नहीं हो सकती। और यदि उसकी अपनी एक अलग लाइफ नहीं है तो वो पूर्ण रूप से टीचर हो सकता है। हाँ, यहाँ पर कुछ रोल कमर्शलाइजेशन का भी हो गया है, जिसमें टीचर्स कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे? जी, उदाहरण के तौर पर कोई भी बहुत कम, ऐसा नहीं कि अभी अच्छे शिक्षक नहीं है। मैं उनके उदाहरण लेकर चलना चाहूँ कि अभी अच्छे शिक्षक वो हैं जो 6 से 8 घंटा स्कूल में बिताते हैं बच्चों के साथ। उसके बाद वो सोचते हैं कि चलिए 1-2 घंटा कुछ बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके भविष्य को और संवारा जा सकता है, जिनकी और आवश्यकता है, उनके लिए अपनी तरफ से उनके अभिभावकों से जाके बात करें, रास्ते तलाशे कि उनके कैसे उन्हीं संसाधनों में रह करके उनको कैसे बेहतर कर पाए। एक वो कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो करना तो यही चाहती है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ जो है धन संवर्धन, कुछ मनी, कुछ अमाउंट एक्सपेक्ट करती है। फिर वो चला जाता है पूरा बकरजाल कोचिंग का, यानी स्कूल में भी पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद कोचिंग भी पढ़ते हैं और कोचिंग में फेवरिज्म भी लेते हैं। तो ये मेरे अनुसार ये कहीं ना कहीं पूर्णतः नैतिक नहीं है, इसमें कुछ अनैतिकता तो है।
आवश्यकता हो सकती है सपोर्ट करने की, वो कमजोर है, यदि पढ़ाई में स्कोर कम हो रहा है तो उसे कुछ सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसके बदले में अगर कुछ लिया जा रहा है तो उसमें पूर्ण नैतिकता नहीं है, कुछ अनैतिकता तो है, क्योंकि वो बिना लिए भी किया जा सकता था। लेकिन टीचर्स भी क्या करे, वो भी तो मजबूर है ना, फाइनेंशियली तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आज टीचर्स की भी ऐसी हालत है कि अगर वो कोचिंग्स ना पढ़ाएं बच्चों को तो कहाँ जाए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो समाज में फैला हुआ है। इसको लेकर के मुझे एक लेखक की 3 बातें याद आती हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि मानव संसाधन है पर उसके पास काम नहीं है, आदमी के पास काम नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि काम है लेकिन आदमी नहीं है। और तीसरी समस्या ये है कि जो काम पर लोग रखे गए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है। तो ये कहना कि शिक्षक की स्थिति बहुत खराब है, नहीं, स्थिति उनकी खराब है जिन्होंने अपने को तदर्थ सो कॉल्ड टीचर मान लिया। पहले वो ये बनना चाहते थे, उसमें असफल हुए तो ये बनना चाहते थे, उसमें असफल हुए तो ये बनना चाहते थे, उसमें असफल हुए तो ये बनना चाहते थे, और असफलता के आखिरी पायदान में आते तक जब कुछ ना मिला तो शिक्षक बन गए। मतलब अगर आज भी आप निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के टीचर से बात करें, मैं बड़े बेबाकी से कहता हूं, अगर प्राइवेट टीचर से बात करें तो वो कहते हैं कि अभी मैं शिक्षक हूं, पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊं। तो स्थिति इसलिए नहीं खराब है, स्थिति इसलिए खराब है शिक्षकों की कि वो अपनी स्थिति को मानना ही नहीं चाहते। वो ये मानना ही नहीं चाहते कि वो शिक्षक है। उनके अनुसार अभी उन्होंने जो प्रोफेशन लिया है वो शिक्षा का नहीं है, वो अपने आप को शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप ही बताइए कि जिस आदमी ने अपने प्रोफेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया हो तो उसको वो प्रोफेशन कैसे सहूलियत देगा, कैसे उसे अच्छा बताएगा। मैं आपको बता दूं कि योग्य शिक्षक आज भी समाज में सम्मान पाता है, धन पाता है, अच्छी सैलरीज मिलती हैं। बहुत ताज्जुब होगा आपको ये जानकर कि अगर हम जनपद से बाहर की बात करें तो आज जो है एक प्राइवेट सेक्टर का पीजीटी जिसे हम कहते हैं, ऐसी भी जगह हैं जहां पर उसकी पर मंथ की सैलरी 1.25 लाख से ऊपर है, लेकिन वो फिर एक्चुअल टीचर है, वो फिर एक्चुअल शिक्षक है। ऐसे तो बहुत कम लोग हैं। हाँ, लोग कम हैं, लेकिन लोग कम होने का मतलब ये नहीं कि वो चीज गलत होगी। और नहीं, जो इतना पैसा पा रहे हैं वो तो काफी कम लोग हैं। ऐसे लोग नहीं, कम लोग नहीं है, जानकारी कम लोगों को है। अच्छा जी, जितने भी विद्यालय अब जो है, अब अगर अब मैं जनपद की बात करूं तो जनपद में भी अब शिक्षा विकासशील हो चुकी है। वो दिन गए जब एक विद्यालय का स्तर होता था कि एक नियमित निश्चित न्यूनतम मानदेय पर अच्छे शिक्षक मिल जाते थे और विद्यालय अच्छा वेतन देने से गुरेज करते थे। अब वो समय नहीं है। जनपद में आपको ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे, मैं अपने विद्यालय का ही उदाहरण लूं, जिसमें वो सबसे बेस्ट सैलरीज ऑफर कर रहे हैं। यानी कि वो सैलरीज वो हैं जो किसी समय पर किसी वेतनमान में गवर्नमेंट टीचर्स को मिलती रही होंगी, वो सैलरीज हैं। तो अंततः एक ही चीज है और वो है, निकल करके आता है कि टैलेंट। अगर शिक्षक है और उसमें योग्यता है, वो टैलेंट से परिपूर्ण है, योग्य शिक्षक है, तो उसके लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन जो तदर्थ शिक्षक है, जिसने अपने प्रोफेशन से जस्टिस नहीं किया, वही आज परेशान है। आप खुद एक प्रिंसिपल हो, एक अच्छा टीचर आपको लोग आरएसएस स्कूल में कैसे पहचानते हो? ये जितना भी निजी क्षेत्र है स्कूल का, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि एक अच्छा टीचर पहचाना कैसे जाए।
भाई सरकार ने तो कुछ मानक तय कर दिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, बीएड होना चाहिए, कुछ वर्षों का अनुभव होना चाहिए और वो शिक्षक है। लेकिन ये पहचानना कि अच्छा शिक्षक कैसा हो और कौन हो, इसकी पहचान सिर्फ एक अच्छा शिक्षक ही कर सकता है। सही बात है। एक बहुत बड़ा भ्रम है अनूप जी की लोगों को लगता है कि अगर हमने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बहुत ज्यादा हमने खर्च कर दिया, तो हमने एक बहुत अच्छी विद्यालय व्यवस्था बना दी। आजकल तो यही लोग देख के एडमिशन लेते हैं, कहीं यही लोग है ना, कि कितनी बड़ी जगह मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कितने अच्छे इंग्लिश मीडियम में मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है जी। आजकल तो यही बन गया। विद्यालय का स्तर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन यदि विद्यालय का स्तर को समझना है और आपको अपने बच्चे के लिए विद्यालय चुनना है, तो विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा आपको ये देखना होगा। आप बस 3 चीजों पे गौर करिए। सबसे पहली चीज ये कि विद्यालय को संचालित करने वाले जो टीम लीडर है, स्कूल लीडर है, उसका खुद का जो टीचिंग एस्पेक्ट है वो क्या है। क्या वो खुद क्लासेस एंटर करके पढ़ाते हैं? क्या उनके खुद के सब्जेक्ट्स उसमें हैं जो जिस लेवल पे आपका बच्चा जा कर के करियर चुनेगा, क्या उसके हैं? सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, क्या शिक्षकों का चयन, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके मानक क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और उनका जो एनरिचमेंट है वो कैसे होता है, इसका पता आपको करना चाहिए। और सबसे अंतिम चीज जो आपको पता करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जो टीचर्स, जो शिक्षक आपके बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, वो उस संस्थान में कितने समय से हैं और किस वेतनमान पे हैं। ये 3 ऐसी बिटर ट्रूथ हैं, कटु सच्चाइयां हैं, जिनसे रूबरू कराते समय 99% स्कूल्स बैकफुट पर आ जाएंगे अगर उनके पास क्वालिटेटिव टीचर नहीं है तो। और आप उस वक्त आप एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि क्या वाकई में वो स्कूल आपके बच्चे के लिए उचित है या नहीं। ठीक है, जो हमारी वीडियो देख रहा है, क्या पता शायद वो एक माँ हो, वो शायद खुद भी इतनी पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक सही स्कूल चुनना चाहती हो, तो वो तो ऐसे पता नहीं लगा सकती है। तो उसके क्या सरल उपाय हैं पता लगाने के? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैं बताता हूँ वो कैसे पता लगाते हैं। वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ में जाते हैं 10 लोगों से जिनको वो मानते हैं कि हाँ भैया आप पढ़े हो, तो आप बताओ फतेहपुर में अच्छा स्कूल कौन सा चल रहा है, हमको अपने छोटों को वहाँ एडमिशन कराना है, तो आप बताइए, मुझे सलाह दीजिए कहाँ जाना होता है। तो वो कैसे सेलेक्ट करें सही स्कूल? देखिए, यहाँ पर स्कूल का चुनाव करते समय अभिभावक के पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन या पढ़े लिखे होना, उनकी योग्यता का सवाल नहीं है। हाँ। यहाँ सवाल होता है उनके अनुभव का। अनुभव इस बात का कि जब वो विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय में पहुंचे हैं, तो उन्हें सिर्फ ये देखना है कि जो बात उन्हें समझाई जा रही है, जो बात उन्हें बताई जा रही है, वह बात करने वाला व्यक्ति कौन है और किस जिम्मेदार पद पर है वो। अक्सर मैंने देखा है कि जो बहुत बड़े विद्यालय होते हैं, बहुत बड़े स्कूल्स होते हैं, उनमें एक ट्रेंड चला आता है जिसे वो अपनी शान समझते हैं। शान इस बात की समझते हैं कि भाई जो स्कूल प्रिंसिपल है वो अभिभावक से नहीं मिलेगा, अच्छा, उसके अलावा बाकी सब लोग मिलेंगे। उनकी बात वहाँ सो कॉल्ड अलग अलग स्तर के कर्मचारियों से होगी, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति है उससे नहीं होगी। उन्हें लगता है कि ये बड़ी शान की बात है कि जो विद्यालय का प्रधानाचार्य है या जो सबसे मुख्य व्यक्ति है वो उपलब्ध नहीं है। अगर वह आपके लिए नहीं उपलब्ध है तो फिर वह विद्यालय शायद है कि आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। यदि आपकी बात सुनने के लिए वो व्यक्ति जो पूर्णतः जिम्मेदार है वो ना उपलब्ध हो,
तो आपकी बात कैसे सुनी जा सकती है सार्थकता से? सच बात है, कल को कोई बड़ी चीज हुई तो जी वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो एक सबसे सरल उपाय उस चीज का जो भी आपने पूछा, जिसके लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, जिसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज है कि अपनी बात रखने के लिए यदि आपके पास ये खुला रास्ता है, खुला मंच है कि आप विद्यालय के सर्वोच्च व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, तो निश्चय ही वो विद्यालय चुना जा सकता है। आजकल जो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आजकल जो टीचर्स हैं वो आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी से क्या फ्रेंडली नहीं है? आपने क्या ऑब्जर्व किया इस चीज? देखिए, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अगर बात करें तो शिक्षा का परिवेश बदल रहा है। जो शिक्षा कभी एक ब्लैक बोर्ड और चॉक से चलती थी, वो आज बदलते बदलते आज जो है स्मार्ट बोर्ड, फ्लैट पैनल्स और टच स्क्रीन पर आके रुक गई है। और समाज में शिक्षक अकेला एक ऐसा प्राणी है जिससे ये आशा की जाती है कि वो सारे वो काम करे जो उसने कभी सीखे नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल सिखाने का काम तो टीचर्स का है। जैसे हमारे जितने भी हम लोग टीचर्स टीचिंग कम्युनिटी में हैं, वो सब जानते हैं कि हमें कहा गया कि आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कराइए, आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कराइए, आप हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराइए, जबकि हम टीचिंग कम्युनिटी के जितने लोग थे हमने कभी ऑनलाइन पढ़ाई की ही नहीं है। अब आप समझिए, एक ऐसे आदमी को वो काम करने को कहा जा रहा है जिसने कभी नहीं किया है और ये उम्मीद की जा रही है कि उससे कोई गलती ना हो। तो शिक्षकों का, टीचर्स का टेक्नोलॉजी के लिए संवर्धन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत आवश्यक है। जैसे मतलब कौन करेगा इस चीज में, हेल्प कौन कर सकता है? जी, इसमें एक आज की तारीख में अगर हम बात करें, आज के दौर में बात करें, तो सबसे बड़ा हथियार जो है वो है जानकारी, इंफॉर्मेशन। आज जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो सबसे बड़ा मजबूत है। अच्छा, तो सेम इंफॉर्मेशन तो स्टूडेंट्स के पास भी है, पेरेंट्स के पास भी है और टीचर्स के पास भी है, तो अलग कैसे होगा? नहीं, एआई तो सबके पास है, कोई सवाल का जवाब नहीं है, पूछा तुरंत मिल गया आपको ना। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा, भ्रम ये है कि ये जो आपने अभी कहा कि एआई से पूछा उसका जवाब मिल गया, भ्रम ये है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो सब कुछ है वो उसी तरह से है जैसे कुएं में एक मेढक होता है, उसे ये पता ही नहीं है कि सागर कितना बड़ा है। जानकारी इसी सागर का नाम है जो इसमें। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। 99% पेरेंट्स ये जानते हैं कि अगर उनके बच्चों को आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उन्हें आईआईटी जेईई का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बगैर किसी भी कंडीशन में एडवांस एग्जाम क्लियर किए बगैर वो आईआईटी जेईई में एंट्रेंस एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा नहीं है, एक देश की सबसे रेप्यूटेड आईआईटी यानी कि आईआईटी मद्रास में 40 सीटें ऐसी हैं जो बिना आईआईटी के भरी जाती हैं, यानी कि बिना जेईई के भरी जाती हैं। मतलब बच्चे 12th करके और कुछ एक प्रोसेस को ऑप्ट करके बिना आईआईटी जेईई किए आईआईटी में दाखिला लेके पढ़ सकते हैं। तो 99% पेरेंट्स का जवाब होता है कि ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसा है, ये संभव है। आईआईटी मद्रास ऐसे कोर्सेज संचालित करता है, बीटेक के कोर्सेज संचालित करता है, एमटेक के कोर्सेज संचालित करता है, जिसमें आईआईटी जेईई के एडवांस लेवल की जरूरत ही नहीं है। वो बिना उसके भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल ने, आरएस एक्सेल इंग्लिश एकेडमी ने आईआईटी मद्रास के साथ जुड़ करके स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम शुरू किया। हम लोगों ने पहले बैच में 25 स्टूडेंट्स को तैयार किया। 25 स्टूडेंट्स को तैयार करने के बाद हम लोगों ने उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की। बड़ा मुश्किल था उनको इस बात के लिए राज़ी करना, क्योंकि वो कह रहे थे ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना आईआईटी जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स आईआईटी में एडमिशन ले सके। हमने 25 स्टूडेंट्स को तैयार किया, तैयार करके उन्हें आईआईटी मद्रास के दरवाजे तक ले गए, उस पायदान तक ले गए कि ये वो पायदान है। मर्जी आपकी है, आप उस पायदान से अंदर ना जाना चाहें, कुछ और करना चाहें, मर्जी आपकी है, लेकिन रास्ता खुला है। ये संभव है कि बिना आईआईटी जेईई एडवांस किए आप आईआईटी मद्रास में पढ़ सकें।
तो टेक्नोलॉजी का संवर्धन शिक्षकों के लिए करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये विद्यालय ही करा सकता है और इसके लिए जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। आज जैसे RS एक्सेल इंग्लिश एकेडमी जुड़ा हुआ है IIT मद्रास के साथ, हमारा क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शिक्षकों के लिए जुड़ा हुआ है NCERT के साथ, कुछ हिस्से हमारे पास वेलबींग के हैं जो यूनेस्को से भी हम संचालित करते हैं। और इसलिए ये टेक्नोलॉजिकल पार्ट जब तक होता है तभी हम पूर्णतया इस दौर से शिक्षा में समग्र में शामिल हो सकते हैं। तो कंक्लूजिंग लाइन यही है कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है तो टीचर्स को, शिक्षकों को उस कुएं से निकल करके सागर तक का रास्ता तय करना होगा। तो आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पहली बार उसको हर चीज़ की पता हो, तो टीचर्स की हेल्प करने के लिए किसी ने आज तक कुछ क्यों नहीं किया? आपको ये गैप दिखता है? हर चीज़ एक्सपेक्ट करना, बिल्कुल टीचर्स को एडुकेट करने के लिए ऐसा कोई संस्था आज तक क्यों नहीं बनी, या फिर इसका गैप दिखता है आपको? बिल्कुल ये गैप रहा और इस गैप को फुलफिल करना वाकई में बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस हुई उसके बाद कुछ मेजर्स CBSE ने लिए और कुछ ऐसे संसाधन क्रिएट हुए, कुछ ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट हुई जिससे टीचर्स को अब डेवलप किया जा सकता है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स रन आउट हुए। उन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में खास करके जैसे CBSE हुआ, NCERT हुआ, NCERT इस एरियाज में बहुत काम कर रहा है और ऐसी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, ऑनलाइन मोड पे ऑफलाइन वर्कशॉप्स दी हुई हैं जिसमें स्कूल्स अपने टीचर्स को भेज करके उन्हें जो है संवर्धित कर सकता है। समस्या कौन करे इसकी नहीं है, समस्या अभी जो है वो विल पावर नहीं है स्कूलों में, विद्यालयों में, स्कूल्स में वो विल पावर नहीं है कि वो अपने टीचर्स को ट्रेन करने के लिए स्पेयर करे, भेजे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी इसका महत्व नहीं आया है। लेकिन ये धीरे धीरे अब विद्यालयों को भी समझ में आ रहा है, पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि खाली एजुकेटेड टीचर या हाईली बिग इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल के टीचर से काम नहीं चलने वाला जब तक कि वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगा, प्रॉपरली कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगा। तो ये चीजें जब सामने आ रही हैं तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसमें मेनली 2 बॉडीज जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, 2 बॉडीज, वो एक तो NCERT है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है और दूसरा जो CBSE बोर्ड है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। आप खुद एक प्रिंसिपल हैं, आपको सबसे बड़ा गैप क्या दिखता है बच्चों और टीचर्स में? मैं समझता हूँ लगभग मेरा 25 साल का करियर हो गया। इस 25 साल के करियर में अलग अलग जगह पे रह करके और पूरी जो शिक्षा व्यवस्था को देख करके मैं यहाँ पर आया। जो सबसे बड़ा चैलेंज टीचर्स के लिए है स्टूडेंट्स के सामने से, वो ये है कि हम एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जहां हम बच्चों को जवाब खोजने के लिए, उत्तर खोजने के लिए तैयार करते हैं, हम बच्चों को सवाल करना नहीं सिखा रहे। बहुत बड़ी बात कही आपने। हम सिस्टम में मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत खराब लगती है कि एजुकेशन में सिर्फ रोबोट्स को बनाया जाता है। जी, डिसिप्लिन ठीक है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डिसिप्लिन के इंसान कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। बट डिसिप्लिन के नाम में रोबोट बन जाना, रट के आओ, रट लो, यहाँ लिख दो, क्या ये इसका बढ़ावा नहीं दिया? बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं ये पद्धति, अगर आप हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली को याद करें, चाहे वो गुरुकुल प्रणाली हो, गुरुकुल प्रणाली में शिष्य को अधिकार दिया जाता था गुरु से प्रश्न करने का, शिष्टाचार के अनुकूल रह करके गुरु से वो प्रश्न करता था और उत्तर देना गुरु का दायित्व होता था। वो उत्तर दे करके अपनी गुरुता सिद्ध करता था। लेकिन अब जो परिवेश है वो इसका उल्टा हो गया है। अब प्रश्न करना शिक्षक शुरू कर दिए, उत्तर की अपेक्षा की जा रही है उससे जिसको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है टीचर स्टूडेंट लेवल पे वो ये है कि
स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करना सिखाइए। आपने पढ़ाया, आपने समझाया, आपने ज्ञान दिया, उस ज्ञान की कसौटी पर उसे उतरने दीजिए प्रश्नों के जरिए, क्वेश्चंस के जरिए, ना कि उत्तरों के जरिए कि जहां पर उसे उत्तर ढूंढने हो। उसे ये सिखाइए कि प्रश्न कैसे किए जाते हैं। आज जो बच्चों की कैंडिडेट्स जब स्कूल एजुकेशन से निकल करके जाता है और उसकी जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो यही होती है कि उसे उत्तर खोजने आते हैं, प्रश्न खोजने आते ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत बढ़िया। तो मैं अब RSSL स्कूल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। फतेहपुर में बहुत से स्कूल हैं, तो RSSL स्कूल को ही क्यों कोई चुने, क्यों चुने? ये मेरे पास आने वाले हर अभिभावक का ये सवाल होता है कि आप ही का स्कूल क्यों, फला स्कूल आपसे कम फीस ले रहा है, आपसे ज़्यादा सुविधाएं दे रहा है, मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं ये करूँ। देखिए, RSSL एक सोच है। सोच इस बात की कि हम कैसे नॉलेज को, ज्ञान को हम स्किल में कन्वर्ट करें और स्किल को कन्वर्ट करके करियर में बिल्डअप करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप किसी भी स्टूडेंट को जो 12th पास हो करके जब अपने ग्रेजुएशन स्टडीज में जाए, उससे पूछिएगा, जब वो अपनी कॉम्पिटिटिव स्टडीज में जाए तब उससे पूछिएगा कि जो कुछ उसने 12th तक पढ़ा है उसमें उसे कितना उपयोग करना है। और आपको एक ही जवाब मिलेगा कि जो कुछ उसने पढ़ा था उसका उपयोग तो बहुत कम है, वो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब अगर उसे वो प्रतियोगिता, वो कंपटीशन, उसमें अपने आप को सफल करना है तो उसे फिर से कुछ और पढ़ना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था क्यों? RSSL एक सोच है इसका जवाब देने के लिए कि हम छात्रों को उस ज्ञान के रूप में लेके चले, नॉलेज उस लेवल की दें, उस प्रोसेस से दें कि आगे वो नॉलेज स्किल में कन्वर्ट हो पाए। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वो ये कि जब हम निकलते हैं स्कूल लाइफ से और ग्रेजुएशन लाइफ से, कॉलेज लाइफ से निकलते हैं और जब हम जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ, तो हमसे उम्मीद की जाती है कि हम लॉजिकल रीजनिंग हल करेंगे, रीजनिंग सॉल्व करेंगे। और जब रीजनिंग की बात आती है तो हमें याद आता है कि हमने 12 साल 15 साल स्कूल में पढ़ाई की थी, 3 साल हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई की थी, हमें रीजनिंग का आर नहीं बताया गया। अब हम अलग से 1.5 साल बैठकर फिर पहले रीजनिंग की तैयारी करें, तब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें। ये फासला क्यों? RSSL एक सोच है इस फासले को मिटाने की कि 12 साल में जो बच्चा हमारे पास प्री प्राइमरी में आए और अगर हमारे पास से 12th करके निकले तो हम उसको इस तरह से प्रिपेयर कर दें कि वो जब इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाए और बैठे तो ये ना सोचे कि उसने अपने 15 साल बर्बाद किए थे, वो ये सोचे कि जो 15 साल मैं पढ़ करके आया था उसी में से अब मुझे मिल रहा है, अब मुझे जरूरत है उसके आगे और अपने आप को तैयार करने की। तो इस तरह से ये RSSL जो है एक सोच अलग है, एक रूप अलग है। ये सोच के साथ ये विद्यालय चल रहा है और यही जो है इसको बाकी भीड़ से अलग खड़ा करता है। कोई ऐसी यूनिक चीज RSSL स्कूल की जो आप बताना चाहो? जी जरूर। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है, यूनिक चीज जैसे आपने पूछी तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना। जब हम ये देख करके चलते हैं कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि उसके बच्चे का करियर बिल्डअप हो, लेकिन करियर बिल्डअप होने में उसे ये नहीं पता है कि क्या क्या चीजें उसे फेस आउट करनी पड़ेगी, उसके बच्चे को क्या क्या चीजें समझनी पड़ेंगी, उसे कहाँ कहाँ चलना पड़ेगा। तो हम स्पेशलिटी ये है कि हम अपने स्टूडेंट का साथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसको एक करियर के पायदान पर हम स्थापित होता हुआ ना देख ले। यानी कि अगर वो 12th पास आउट हो चुका है तब भी वो हमारा स्टूडेंट है, हमसे जुड़ा है, हमसे जुड़ करके जो भी हमसे प्रयास होते हैं, जो भी संभावनाएं होती हैं, हम उसमें उनकी मदद करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। और ये चीज़ जो है मेरे ख्याल से मुझे अलग करती है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा कोई लास्ट एडवाइस जो आप आने वाले यूथ को
और बच्चों को देना चाहते हो? लास्ट पावरफुल एडवाइस। एक जो सबसे हिंदुस्तान में एडवाइस फ्री की मिलती है सर, तो वो फ्री की एडवाइस तो मैं नहीं देना चाहूँगा, लेकिन काम की एडवाइस अगर जितने भी लोग मुझे देखें या सुने तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप अगर कुछ भी करें, चाहे वो आपका पढ़ाई से जुड़ा काम हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी हो, उसे इस तरह से करिएगा, ये सोच के करिएगा कि इस जहान में आपसे बेहतर वो कोई ना कर पाए। कोई भी तैयारी, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी अपने आप नहीं होती, उसका मकसद और हमारी कोशिश उसे छोटा और बड़ा बनाती है। यदि मैं एक लाइन भी लिखूं तो ऐसे लिखूं कि विश्व में कोई दूसरा मेरी उस लाइन को दोबारा लिख ना सके, तो वो मेरा कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सबसे सिद्ध होगा। मेरा मानना है कि अगर ये चीज़ फॉलो करें तो मैक्सिमम लोग जो है अपने सफलता के पायदान पर पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू। आज के इस पॉडकास्ट में हमने देखा कि कैसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स, इन तीनों के बीच का बैलेंस ही एक सक्सेसफुल फ्यूचर बनाता है। अगर आप एक पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर सिर्फ एक इंडियन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, तो आप बिना कहे ही इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। थैंक यू।